हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पिंदीमान में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने शुरू किया था। 8 का अथवा करते हैं। इसमें कहा इसने गॉस का नियम क्या है। तो गॉस का नियम क्या है बेटे? गॉस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में अगर कोई आवेश स्थित है तो उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो इसको बोल के बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फ्लक्स को लिखते हैं हम फाई ई से, तो फाई ई बराबर, ये फ्लक्स को निकालने का तरीका है, इंटीग्रल से निकलता है ई डॉट डी ए फोर सरफेस एस, ये वाला जो निशान है बंद पृष्ठ के लिए लिखा लगाया जाता है, बराबर Q/ε0। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है गॉस की प्रमेय का। अब इसने पूछा है कि इसकी हेल्प से आप किसी आवेशित समतल आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो समतल आवेशित चादर, हमने एक चादर मान ली, आवेश की एक शीट। तो आवेश की शीट कैसी होती है मैं बताता हूँ आपको। आवेश की शीट का मतलब है आवेश जो है वो एक शीट पे है। जैसे ये पेज है तो आवेश इस पेज पे बटा हुआ है हर जगह, ठीक है। इसकी बजाय मैं इसका यूज करता हूँ। देखिए जैसे ये शीट होगी तो आवेश इस शीट, मतलब आवेश ऐसा बटा हुआ जैसे शीट पे हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। तो ऐसे केस में हमने मान लिया कि ये आवेश की एक चादर है, अनंत विस्तार की चादर हमें दी गई है। तो अनंत विस्तार मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई अनंत हो। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई कि अनंत विस्तार की चादर के लिए मैं इसको ऐसे बना लूंगा, ऐसे देखो, ऐसे बना दूंगा। तो ये जो एज है इसके रफ ऐसे बना देंगे। इसका मतलब है कि चादर जो है वो यहाँ नीचे भी और ऊपर भी है। तो अनंत विस्तार के आवेश की एक चादर मान ली हमने। तो यहाँ पे क्योंकि आवेश जो है वो पृष्ठ पे बटा हुआ है तो यहाँ पे होगा पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी Q/A। पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश एकांक का क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखो आवेश की चादर की ये बात है कि जैसे इस पर प्लस का आवेश है तो तुम मान लो इसके इस वाले पॉइंट पे, इससे r दूरी पे इस वाले पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालने जाओगे तो क्योंकि यहाँ पे प्लस का आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी। तो अगर इधर पॉइंट मानोगे तो उतनी दूर एक पॉइंट इधर ही मानना पड़ेगा। अब हमें गॉस की प्रमेय लगानी है तो गॉस का पृष्ठ मानेंगे। अब गॉसियन पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जो पी से भी पास होता है और पी डैश से भी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक बेलन मान लेंगे, उस बेलन का एक सिरा पी पे मान लेंगे, एक पी डैश पे, और वो इसको ऐसे इसके पार निकलते हुए ऐसे जा रहा है, ऐसे इसको पार करते हुए इस शीट के आर पार है, उसका एक सिरा पी पे है और दूसरा सिरा पी डैश पे है। अब आप यहाँ पे जब फ्लक्स निकालेंगे, देखो बेलन में बेटे ये जो आधार का क्षेत्रफल है वो मान लो कितना है, ए है ना। ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना है, ए है। अब बेलन में देखो 3 तरह के पृष्ठ होते हैं। अगर मैं इस पेन से आपको समझा पाऊं तो एक तो हो गया ये जो घुमा हुआ है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। एक हो गया ये वाला, ये होता है अनुप्रस्थ पृष्ठ। और एक हो गया ये। तो दोनों किनारे जैसे एक थर्मस होती है, थर्मस की बॉटम और जो टॉप होता है वो तो उसका अनुप्रस्थ पृष्ठ हो गया, और बाकी के दो कौन से हो गए इसके, ये तो अनुप्रस्थ पृष्ठ हो गए दोनों, और ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे 3 जगह एरिया मानेंगे हम। तो एक एरिया तो स्मॉल एरिया हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे DA, एक स्मॉल एरिया यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे ये भी DA, और एक स्मॉल एरिया हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे ये भी कितना, DA। तो एक वक्र पृष्ठ में मान लिया, और बाकी ये हमने पृष्ठ कौन सा मान लिया, एस है। गॉसियन पृष्ठ क्या है, एस। तो हमने इसके 3 भाग कर लिए इस गॉसियन पृष्ठ के, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के। कौन कौन से 3 भाग, एक तो S1 मतलब इधर वाला अनुप्रस्थ पृष्ठ, S2 इधर वाला अनुप्रस्थ पृष्ठ, और S3 ये इसका वक्र पृष्ठ। अब आप देखो कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, प्लस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, दूर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र ऐसा काम करेगा DA, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ऐसा काम करेगा E, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ ऐसा काम करेगा, इधर से दूर की तरफ मतलब इधर काम करेगा। ये तो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्षेत्रफल, अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत ऊपर की ओर, ये तो हो गया यहाँ पे क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ पृष्ठ पे यहाँ पे तुम देखोगे क्षेत्रफल तो DA ऐसा आ जाएगा बाहर की तरफ, इधर का क्षेत्रफल भी DA ऐसा आ जाएगा। तो आप देखो दोनों किनारों पे इस पे भी कोण 0 है,
मतलब ई और ए डी ए दोनों एक ही दिशा में, इस पे भी 0 है, लेकिन यहाँ पे जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो जब तुम गॉस की प्रमेय लगाने जाओगे ना ये, तो इस गॉस की प्रमेय में क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि ये इंटीग्रल ई डॉट डी ए फॉर सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय है। जब इसके अप्लाई करने जाओगे तो इस इंटीग्रल को 3 भाग में तोड़ना। पहला भाग कौन सा होगा, S1, ठीक है। S1 के लिए E इंटू डी ए इंटू कोस, S1 पे एंगल कितना है, 0 डिग्री। दूसरा भाग होगा S2, S2 पे E इंटू डी ए, S2 पे भी कोण कितना है, कोस 0 डिग्री। और तीसरा भाग होगा S3, S3 पे E इंटू डी ए, कोस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फिर इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा S1 ई डी ए कोस 0 1 हो गया, यहाँ पे S2 ई डी ए कोस 0 यहाँ पे भी 1 हो गया, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि कोस 90 0 होता है। जब इसको सोल्व करोगे आप तो E बाहर आएगा इंटीग्रल से, S1 डी ए, यहाँ पे भी E बाहर आएगा, S2 डी ए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू इंटीग्रल डी ए का मतलब है टोटल एरिया, जहाँ पे डी ए तुमने कंसिडर किया था। S1 पे एरिया कितना है, A, यहाँ पे भी E इंटू ए। अच्छा, अब ये कितना हो गया, 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हो गया बेटे, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। फर्दर यहाँ पे Q अपॉन A की जगह आप सिग्मा रख सकते हो, तो E हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसी समतल आवेशी चादर के समीप विद्युत क्षेत्र का सूत्र है, और आप देखोगे कि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इसका। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि दो समांतर धारावाही तार हैं, दो समांतर धारावाही तार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं एक बार पेज सेट कर लेता हूँ। दो समांतर धारावाही तार हैं, तो 2 वायर ले रखे हैं ऐसे, और एक में धारा I1 है, एक में धारा I2 है। इसको मान लिया PQ, इसको मान लिया RS। इनके लिए 2 समांतर धारावाही तार है हमारे पास। इन दोनों तारों के लिए के बीच लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात करो। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, मतलब 9 के अथवा भी दे रखा होगा ना। तो देखो इसमें क्या है लॉजिक, इसमें लॉजिक ये है कि जब इस तार में धारा बह रही है ऊपर की तरफ, तो इस तार की वजह से इस साइड में, इसके दूसरे साइड मतलब RS पे चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ लाएगा, दाएं हाथ के हथेली का नियम है। और इसमें धारा ऊपर की तरफ बह रही है RS में, तो इसकी वजह से PQ पे चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ लाएगा। तो हम कहेंगे कि PQ की धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या सूत्र होता है, B बराबर μ0 I अपॉन 2 पाई R। ये फॉर्मूला होता है। हमने दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली, R, तो PQ की धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र इतना आ जाएगा μ0 I1 अपॉन 2 पाई R। PQ में धारा कितनी है, I1 है। और ये कैसे काम करेगा अभी बताया मैंने, नीचे की तरफ तो ये क्रॉस फील्ड होगा, तो अतः इस धारा के कारण RS की L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, इसमें थोड़ा सा इसमें शुरू में ये लिख सकते हो, माना 2 तार हैं PQ और RS, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इनके बीच की दूरी R है, PQ में धारा I1 और RS में धारा I2 बह रही है, ये मान लेना। फिर उसके बाद यहाँ शुरू करना चुंबकीय बल। अब ये आप सूत्र जानते हो, IBL sin थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब कौन से तार पे देख रहे हैं हम, RS पे बल हमने मान लिया F। अब RS में बेटे धारा कितनी बह रही है, I2। आप जानते हैं ना धारावाही चालक पे बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र PQ का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ RS पे काम कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा लग गया यहाँ, B1, ठीक है। साइन थीटा इस सूत्र से लगाएंगे, तब थीटा कितना होगा भाई, थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो F बराबर, ये कैसा है चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत
नीचे की ओर, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री। तो I2 इंटू B1 का मान रख दो म्यू जीरो I1 अपॉन 2πr इंटू L इंटू साइन 90 डिग्री। हल करेंगे, इसको लिख सकता हूँ म्यू जीरो अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L, और साइन थीटा 1 हो गया। तो ये टोटल फोर्स आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है इनके बीच जो लगने वाला बल है, इसमें एकांक लंबाई पे बल भी पूछ सकता है, एकांक लंबाई पर बल। तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसे निकालने में। ये L को इधर नीचे ले जाओ इसके, तो F अपॉन L अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा I1 I2 अपॉन R। ये होता है एकांक लंबाई पे बल। ये तो हो गया कुल L लंबाई पे बल, और ये हो गया एकांक लंबाई पे बल। ठीक है, अब इससे हमें एक काम और करना है, यहाँ पे 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यदि हम यहाँ पे I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर मान लें इस वाली समीकरण में, ये समीकरण 1 होगी, ये 2 होगी, इसको 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और R को 1 मीटर मान लें, और ये समीकरण नंबर 4 में रख दें। तो यहाँ पे F अपॉन L कितना आ जाएगा? F अपॉन L क्या है भाई? एकांक लंबाई पर बल। कितना आ जाएगा? म्यू जीरो अपॉन 2π इतना आएगा। ये और ये दोनों तीनों कितने हो गए? 1। सॉल्व करेंगे, म्यू जीरो अपॉन 2π की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ये क्या है? बल। नीचे क्या है? लंबाई। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि 1 एम्पियर वह धारा है जो परस्पर 1 मीटर की लंबाई, जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे समांतर तारों में बहने पर, दोबारा सुनो, 1 एम्पियर वह धारा है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर समांतर रखे तारों में बहने पर प्रत्येक की एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल लगा दे। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें 9th, इसको भी निपटा देते हैं हम। 9th जो क्वेश्चन है इसको हम निपटा देते हैं। 9th का मतलब अथवा। तो देखते हैं क्या पूछा है इसने, पेज थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलो जी, इसको देख लेते हैं। क्या रहता है? सिद्ध कीजिए चल कुंडल धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चल कुंडल धारा मापी में देखो, चल कुंडल धारा मापी जो होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है में, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो हमेशा त्रिज्य लगता है। त्रिज्य क्षेत्र बेटे वो होता है जो 90 डिग्री के कोण पे लगे। तो क्योंकि तुम बल आघूर्ण का सूत्र जानते हो, धारा मापी में बल आघूर्ण टो बराबर NIAB साइन थीटा, ये सूत्र होता है बल आघूर्ण का। और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए कितना हो जाएगा? NIAB इंटू साइन थीटा की जगह आ गया 90। तो यहाँ पे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए कितना आ जाएगा? NIAB इतना आ जाएगा। तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में इतना चुंबकीय आघूर्ण किसी धारा मापी पे लगता है, जहां पे N क्या है? फेरों की संख्या है, धारा मापी की कुंडली में फेरों की संख्या है। I क्या है? इसमें प्रवाहित धारा है। A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल है। और B क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो ये आप उसमें जब थ्योरी लिखोगे थोड़ा सा उसमें लिख देना कि माना एक धारा मापी है जिसमें कुंडली में N फेरे हैं, I धारा बह रही है, कुंडली का क्षेत्रफल A है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र B में त्रिज्य रखा गया है। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ फिर ऐसा आप लिख दोगे। पुनः अब आप इसमें हुक का नियम लगाओगे। जो स्प्रिंग के लिए हुक का नियम होता है, ऐसा ही यहाँ पे कुंडली के लिए भी हुक का नियम होता है। तो हुक का नियम क्या होता है कुंडली के लिए? टो बराबर C फाई। ये बेटे वही नियम है जो आपने पहले पढ़ा होगा स्प्रिंग के लिए, F बराबर KX। बस फर्क ये है कि ये बल के लिए लगता है और ये बल आघूर्ण के लिए लगता है। तो ये फॉर्मूला होता है जब कोई कुंडली कहीं घूमती है ना, जब किसी कुंडली को ऐंठ दिया जाता है तो उसमें कितना बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसके लिए है ये। यहाँ पे फाई क्या है? ऐंठन कोण है, या फिर विक्षेप भी बोलते हैं। कुंडली कितने कोण से घूमगी। तो अब दोनों, क्योंकि आपके पास टो के फॉर्मूले, दोनों को बराबर कर दो
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, सी फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, और यहाँ से फाई कितना आ जाएगा बेटे, एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। अब यहाँ किसी धारा मापी के लिए यहाँ पे एन ए बी अपॉन सी जो है ये पूरा कांस्टेंट होता है, और इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, धारा मापी नियतांक। तो अगर ये पूरा कांस्टेंट कर दें तो फाई किसके समानुपाती है, आ गया आई के। यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करो धारा जो है, विक्षेप जो है वो धारा के समानुपाती होता है। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा है, मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ। ये कह रहा है कि इसको हम कैसे किसी वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे। तो ये मान लो हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, तो इसको वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ध्यान देंगे बेटे। वोल्ट मीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो, ये आप नोट कर लो, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में वोल्टेज के विभव के मापन में प्रयोग होता है, और यह जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब परिवर्तित कैसे किया जाता है कि जैसे कोई गैल्वेनोमीटर है, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया कितना है, जी है, और इसमें करंट कितनी जा रही है, मान लो आई जी। तो अगर तुम्हें इसका प्रतिरोध बढ़ाना है तो सीधी बात है, अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो इसके श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। हमने मान लिया कौन सा प्रतिरोध जोड़ा, आर। तो अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दें तो ये जो यंत्र बनेगा ये क्या बनेगा, वोल्ट मीटर। तो किसी गैल्वेनोमीटर को, किसी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। अब अगर आपको निकालना है कितना प्रतिरोध जोड़ें, तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ओम का नियम लगा दो, तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से टोटल वोल्टेज बराबर टोटल करंट कितनी जा रही है इसमें, आई जी, इंटू टोटल प्रतिरोध। अब ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसका प्रतिरोध कितना है, जी, और ये प्रतिरोध कितना है, आर। यहाँ से जी प्लस आर कितना आएगा भाई, वी अपॉन आई जी, और यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आर कितना आ जाएगा यहाँ से, वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हो कि कितने प्रतिरोध का हमें कितना बड़ा प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है और ये वाला पेपर भी हमने सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 2020 के पेपर सोल्व करेंगे। थैंक यू।